हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद शहर के रहने वाले एक शख्स की है। उनकी इस कहानी को जब मैंने सुना तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, और अगर लोगों के साथ ऐसा होना शुरू हो गया तो फिर हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसका आने वाले समय में क्या होगा। अगर आप में से भी कई लोग प्यार प्रेम के चक्कर में पड़े हुए हैं तो उन लोगों को तो ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोगों के दिमाग से इन चीज़ों का भूत उतर जाएगा। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो प्यार के नाम पर अनजान लोगों के साथ थोड़े दिनों का रिश्ता बनते ही उनके साथ लिव इन में रहने लगते हैं और सामने वाले शख्स पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अगर आप लोगों में से भी ऐसा कोई है जो इस कहानी को इस वक्त सुन रहा है तो उसको अंत तक यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। हो सकता है आप में से भी किसी के साथ आगे चलकर ऐसी कोई घटना होने वाली हो, लेकिन अगर आप इस कहानी को आज सुन लेंगे तो आप उस घटना के होने से पहले ही सतर्क हो जाएंगे और आप उस हादसे का शिकार होने से बच सकते हैं। अब आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से आज की हमारी इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिहार के बक्सर के रहने वाले बबलू जी की आप बीती है और इसे हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बबलू है और मैं वर्तमान में सूरत की एक कंपनी में सुपरवाइज़र की नौकरी करता हूं। लेकिन वो डरावनी घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल जब मेरी MBA की सेकेंड ईयर की क्लासें शुरू हुई थी तो उस वक्त मेरी क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन होता है और अब वह रोज़ाना हमारी क्लासों को ज्वाइन करने लगी थी। लेकिन वह लड़की क्लास के बाकी बच्चों की तरह नहीं थी। उसने जब से हमारा कॉलेज ज्वाइन किया था तब से ही वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और क्लास में भी सबसे पीछे अकेली ही चुपचाप गुमसुम बैठी रहती थी। लेकिन मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा शैतानी करता था, बिल्कुल किसी स्कूल के बच्चे की तरह, और इसीलिए एक दिन मेरा क्लास के ही एक लड़के से छोटा सा झगड़ा हो जाता है और इसी वजह से प्रोफेसर मुझे क्लास में सबसे पीछे बैठने के लिए कहते हैं। वह मुझे उस लड़की के बगल वाली बेंच पर बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं क्लास में सबसे पीछे नहीं बल्कि अपनी मौत की गाड़ी में सबसे आगे बैठ रहा हूँ। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस दिन मैंने उस लड़की के बगल में बैठकर मेरे जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उन दिनों मैं काफ़ी ज़्यादा शैतानी किया करता था और क्लास में सबसे पीछे उस लड़की के बगल में बैठने के बाद भी मुझे पता नहीं क्या खुजली होती है और मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर पीछे कोई भी नहीं बैठा था और मेरा अकेले का क्लास में पीछे मन नहीं लग रहा था। शुरू में तो जब मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन वो लड़की मुझे दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लगी। इसी वजह से दूसरे दिन भी मैं बिना किसी के कहे ही क्लास में सबसे पीछे जाकर उस लड़की के बगल वाली बेंच पर बैठ गया। अब दूसरे दिन जब मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो उस लड़की ने मुझसे थोड़ी बहुत बात की। फिर उसके बाद तीसरे दिन मैं उस लड़की की बगल वाली बेंच पर बैठने के बजाय उसी बेंच पर उसके बगल में जाकर बैठ गया। अमूमन जब कोई लड़का किसी लड़की के बगल में जाकर ऐसे बैठता है तो लड़की उसे कुछ तो रिएक्शन देती है, लेकिन उस दिन उस लड़की ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और वह बिल्कुल नॉर्मल वहाँ पर बैठी रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद चाहती हो कि मैं उसके पास आकर बैठूं। अब पता नहीं उन दिनों मुझे क्या होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मन ही मन उस लड़की को पसंद करने लगा हूं, लेकिन मुझे उस वक्त ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं किसी लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को ही पसंद कर रहा हूं। अब वह लड़की मुझे पसंद तो आ गई थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे मैं अपनी दिल की बात कैसे कहूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट उसे अपने मन की बात कहूँगा तो शायद वो मेरी बात को एक्सेप्ट न करे। इसीलिए पहले मैंने उससे थोड़ी थोड़ी दोस्ती करने की सोची और इसी के चलते एक दिन मैंने उससे पूछा
कि तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, मुझ जैसे कई लड़कों की अक्सर यही आदत होती है कि उन्हें लड़की का नाम तक भी पता नहीं होता है और वो उसे पसंद कर बैठते हैं। जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम शिवानी बताया। इसके बाद मैंने एक दिन उससे कहा कि क्या हम कॉलेज के बाहर कहीं मिल सकते हैं। उससे ये बात कहने के बाद एक पल के लिए तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि कहीं ये गुस्से में ना हो जाए, लेकिन ये बात कहने के बाद जो कुछ हुआ उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने मुझसे कहा कि कॉलेज से बाहर कहीं मिलने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे घर पर ही आ जाना, हम लोग वहीं पर बैठकर आराम से बातें करेंगे। उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। फिर उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और शाम को अपने घर पर आने के लिए कहा। अब उस वक्त मैं भी अपने घर से अलग गाजियाबाद में ही एक किराए का कमरा लेकर रहता था, क्योंकि उस वक्त मैंने घर वालों को बोल रखा था कि मेरी घर पर रहकर पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए मैं घर से अलग रहकर ही पढ़ाई करूँगा। उस दिन कॉलेज से आने के बाद मैं बड़ी ही बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही दिन ढला तो मैं उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर चला गया। जब मैं उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर गया तो मैंने देखा कि वो एड्रेस किसी हाउसिंग बोर्ड का था, और वह पूरा हाउसिंग बोर्ड दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना और खंडर लग रहा था। उसमें बने हुए मकानों में बहुत ही कम लोग रहते थे। अब जितने नंबर का मकान एड्रेस में शिवानी ने मुझे बताया था, मैं उतने नंबर के मकान पर पहुंच गया, और वो मकान भी बाहर से दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना और गंदा लग रहा था। उसके बाद मैंने उस मकान के बाहर जाकर डोरबेल बजाई, लेकिन शायद उस मकान की डोरबेल काम नहीं कर रही थी। इसके बाद मैंने उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे वह दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है, और जब मैंने उस दरवाजे के थोड़ा धक्का लगाया तो वह दरवाज़ा खुल गया। इसके बाद मैंने बाहर से खड़े खड़े ही उस लड़की को आवाज़ लगाई, लेकिन मेरे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। पर उस वक्त मेरे मन में तो काफ़ी ज़्यादा उतावलापन हो रहा था, इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे ही उस मकान के अंदर चला गया। और जब मैं अंदर गया तो मैंने अंदर जाकर देखा कि वह मकान बाहर से दिखने में जितना गंदा था, अंदर से उससे भी कई गुना ज़्यादा गंदा दिख रहा था। उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई इंसान रहता हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि कहीं मैं किसी गलत पते पर तो नहीं आ गया। अभी मैं वहाँ पर खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। ये आवाज़ उस लड़की शिवानी की ही थी। वो मेरे पीछे से बोलती हैं, अरे प्रकाश, तुम कब आए। उस आवाज़ को सुनते ही जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटा तो वह लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन उस लड़की को देखकर एक पल के लिए तो मैं चौंक गया। जब मैंने उसको देखा तो उसने अपने सिर के पूरे बाल बिखेर रखे थे और उसका हुलिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तब मैंने उससे कहा कि अरे शिवानी, तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है। तो वो मुझसे कहती है कि अरे कुछ नहीं, वो ये मकान काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था ना, तो आज इसी की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं भी उसे कहता हूँ कि तुम इतने गंदे मकान में आखिर कैसे रहती हो। तो वह मुझसे कहती है कि अब तुम आ गए हो ना, अब हम दोनों मिलकर इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। तो वो मुझसे कहती है कि यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही मेरे पापा का फिर से ट्रांसफ़र हो गया है और वह लोग अब किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। अब मैंने किसी तरह से तो इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब इतनी जल्दी दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यह साल तो मुझे यहीं पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। दरअसल उसने मुझे बताया था कि उसके पापा बिजली बोर्ड में किसी ऊंचे पद पर कार्यरत है और उसके पापा का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ था, इसी वजह से वह लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन अब उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया कि यह एक साल ख़त्म होते ही वो इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। तभी उसने मुझसे कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद मैं वहीं पर धूल लगी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे वहाँ पर बैठे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। मुझे लगा कि अब तक तो शिवानी को चाय बनाकर आ जाना चाहिए था। तभी मैं उसे आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। इसके बाद मैं उठकर किचन की तरफ जाता हूँ और जब मैं किचन में गया तो वो वहीं पर खड़ी खड़ी चाय बना रही थी। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो उस चाय को बनाते हुए उसमें कुछ मिल रही थी और उसे मिलाते मिलाते
वह उस चाय को अजीब तरीके से घोर रही थी और उसके होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ जाती है और वो मुझे कहती है कि अरे प्रकाश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम चलो बैठो वहाँ पर, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इसके बाद मैं वापस जाकर वहीं पर बैठ जाता हूँ और फिर थोड़ी ही देर बाद वो चाय को लेकर आती है। लेकिन वो सिर्फ एक कप में ही चाय लेकर आई थी। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी चाय कहाँ है? तो वो मुझसे कहती है कि मैं तो शुरू से ही चाय नहीं पीती हूँ, मैंने चाय पीना छोड़ रखा है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही चाय बनाई है। उसके बाद मैं उस चाय को पीने लगता हूँ, लेकिन मुझे उस चाय का टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा था। जब मैं उस चाय को पी रहा था तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे मैं कोई चाय पी रहा हूँ, बल्कि उस चाय का टेस्ट ऐसा था कि मैं आपके शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। ना ही तो वो चाय खट्टी थी, ना ही मीठी थी। मतलब जो उसका टेस्ट था वो मैं आपको नहीं समझा सकता कि उसका टेस्ट कैसा था। लेकिन उस दिन किसी तरह मैंने हिम्मत करके शिवानी को अपने दिल की बात कह ही दी और मेरे द्वारा यह बात कहते ही वो मुझसे कहती हैं कि पसंद तो मैं भी काफ़ी समय से तुम्हें करती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इसीलिए तुम्हें नहीं कहा कि मुझे 1 साल में ही यहाँ से वापस जाना है। उसके मुंह से ये बात सुनकर अक्सर जैसे प्यार में अंधे लड़के किसी लड़की से जो कमिटमेंट करते हैं, वही कमिटमेंट मैंने उससे कर दिया था। मैं उससे कहता हूँ कि कोई बात नहीं, जहाँ तुम जाओगी वहीं पर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगा और हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तभी वह अचानक मुझसे कहती है कि जहाँ जाऊँगी वहाँ पर साथ रहने के बजाय पहले जहाँ हूँ वहाँ पर तो साथ रह लो। तभी मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। तो वो मुझसे कहती है कि इस पूरे मकान में मैं अकेली ही रहती हूँ, मुझे मेरे साथ में कोई तो चाहिए। और जब वो मुझे ये बात कह रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होकर और मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज आकर अजीब सी आवाज़ में कह रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम आज ही अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाओ और हम दोनों एक साथ लिव इन में यहीं पर रहेंगे। अब उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे लिए तो ये जैसे सोने में सुहागा होने वाला काम था। तभी मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं आज रात को ही अपना सारा सामान लेकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ। उस वक्त तक मैं उसके प्यार में इतना ज़्यादा अंधा हो चुका था कि मुझे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ना ही मेरे अंदर किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति बची थी। मुझे जैसा वो कह देती थी मैं उस बात को सही मान लेता था और उसके बाद मैंने किया भी बिल्कुल वैसा ही। मैं उसी रात अपना सारा सामान लेकर उसके पास उस मकान में आ गया। मैंने सोचा कि घर वालों को तो क्या ही पता चलेगा, उन्हें तो बोल दूंगा कि मैं वही किराए के कमरे पर ही रह रहा हूँ। अब जब मैं शुरू में उसके साथ रहने लगा था तो शुरुआत के दिनों में तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी थीं और वह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब जैसा कि आप लोग सोच रहे हो, हम लोग उस वक्त बिल्कुल वैसे ही रहते थे, यानी कि हम दोनों रात को एक ही कमरे में एक ही बेड पर सोते थे। लेकिन जब से मैं उसके साथ रहने लगा था तब से ही पता नहीं मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ होने लगी थी। रात का खाना खाते ही मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती थी और मैं बहुत जल्दी सो जाता था और नींद में मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे मेरे बगल में बैठकर कोई ज़ोर ज़ोर से अजीब तरह के मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन उस वक्त मेरे ऊपर नींद का इतना ज़्यादा असर होता था कि मैं चाह कर भी नहीं उठ पाता था। मुझे सिर्फ मेरे कानों में ही वह आवाज़ सुनाई देती थी, मेरे कानों में ही उन मंत्रों की वह आवाज़ गूंजती थी। लेकिन वह क्या मंत्र बोले जा रहे थे इसका मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मुझे वह भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उस आवाज़ को सुनकर मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि यह किसी लड़की या औरत की आवाज़ है। और जब कभी मेरी आंखें खुलती थीं तो शिवानी मेरे बगल में बेड पर नहीं होती थी, बल्कि वह हमेशा ही बाथरूम के अंदर होती थी और मेरे आवाज़ लगाने के थोड़ी देर बाद ही वह बाथरूम से निकल कर आ जाती थी और मुझसे कहती थी कि वो वॉशरूम गई थी। अब शुरू में तो मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी और इसके साथ ही वह मुझको लेकर काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो गई थी। दिन के समय भी वह मुझे कहीं पर बाहर नहीं जाने देती थी और मुझसे कहती थी कि तुम बस सारे दिन मेरे साथ ही रहो। पढ़ाई वढ़ाई तो अब कुछ हो ही नहीं रही थी, अब तो हमने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था।
पिछले 15-20 दिन से यही सब चल रहा था। तभी एक दिन जब मैं दोपहर में अकेला बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं अपने घर से दूर ये सब करने के लिए थोड़ी आया था, लेकिन इसके साथ ही मुझे उस चीज़ की जांच पड़ताल करनी थी जो रात के वक्त वहाँ पर मेरे साथ हो रही थी। अब एक दिन मैंने रात का खाना नहीं खाया और पेट दर्द का बहाना करके बिना खाना खाए ही मैं सो गया। उस दिन शिवानी को लगा कि मैं सो गया हूँ, लेकिन मैं सोया नहीं था, बल्कि मैं सिर्फ आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। अब उस रात जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो मेरे बगल से फिर से वही मंत्रों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। लेकिन उस दिन वो मंत्रों की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ और डरावनी थी कि सुनने में ही वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी। उस वक्त तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी आँखों को खोलकर पलटकर यह देख सकूं कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर था कि यह जो कोई भी मेरे पीछे है ये अब थोड़ी ही देर में उस बाथरूम में जाएगा। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर इतनी तेज़ आवाज़ में यह मंत्र बोले जा रहे हैं तो फिर शिवानी क्यों नहीं उठ रही? क्या उसे ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल और आता है कि कहीं यह सब शिवानी ही तो नहीं कर रही हैं, और ये सोचकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि मैंने उस वक्त सोचा कि अगर ये सब शिवानी कर रही है तो फिर मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ये सब शिवानी क्यों करेगी। उस वक्त मैंने इन सभी बातों को छोड़कर उस शख्स के बाथरूम में जाने का इंतज़ार किया, और थोड़ी ही देर बाद मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो शख्स उठकर अब बाथरूम की तरफ जा रहा था। मुझे मेरे कानों में उसके जाने के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही उस शख्स के बाथरूम में अंदर जाने के बाद बाथरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती है तो मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ और धीरे धीरे बेड पर लेटे लेटे ही पलट कर देखता हूँ। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। तब मुझे यकीन हो जाता है कि वो जो कोई भी था वो अब उस बाथरूम के अंदर जा चुका है, लेकिन मुझे कमरे के अंदर शिवानी दिखाई नहीं दे रही थी। अब मेरे शक की सुई बार बार शिवानी की तरफ ही जा रही थी। अब मैं बेड पर लेटे लेटे ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे उस बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है। जब मैंने उस आवाज़ को गौर से सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई उस बाथरूम के अंदर सिसक कर रो रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मेरे दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। उस वक्त कमरे में चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि उस पुराने से खंडर मकान में बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। मैं उस लड़की के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि मैंने इस चीज़ पर भी गौर नहीं किया कि आखिर इस मकान में बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं है। अब मैंने थोड़ी हिम्मत करके उस बाथरूम में जाकर देखने की सोची। इसके बाद मैं डरते डरते अपने बेड से उठा और धीरे धीरे अपने कदमों को उस बाथरूम की तरफ बढ़ाते हुए उसके पास गया। जब मैं उसके पास गया तो उसका दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद नहीं था। मैंने उस बाथरूम के पास जाकर उस आवाज़ को गौर से सुना तो वह आवाज़ मुझे शिवानी की ही लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शिवानी ही उस बाथरूम के अंदर रो रही है। उस वक्त मुझे डर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही उस बाथरूम के दरवाजे को धक्का मारा और वह दरवाज़ा अचानक से पूरा खुल गया। और दरवाजे के खुलते ही सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे शरीर से अचानक से काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलने लगा और मेरे हाथ पैर कंपन करने लगे। उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा था उसे देखकर किसी भी इंसान को वहीं पर हार्ट अटैक आ सकता था, क्योंकि एक तो वो घनी अंधेरी रात, उस पूरे मकान में भी घना अंधेरा। ऐसे माहौल में आंखों के सामने वो मंजर देखकर कोई भी डर के मारे वहीं पर ही मर जाता। दरअसल जब मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो मुझे मेरी आंखों के सामने दिखा कि शिवानी उस बाथरूम में रात के उस अंधेरे में उस वक्त फव्वारे के नीचे नहा रही थी। अब मेरी वो हालत उसको नहाता हुआ देखकर नहीं हुई थी, बल्कि उसका वह रूप देखकर मैं डर गया था। जब मैंने उसको देखा तो उसका चेहरा किसी चुड़ैल या डायन की तरह लग रहा था और उसका पूरा शरीर जला हुआ था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वह बिल्कुल गंजी थी और बाथरूम में उस फव्वारे से पानी की जगह खून निकल रहा था जिसके नीचे वो नहा रही थी। जब वो नहा रही थी तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी बिना कपड़ों के ही नहा रही थी। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो उसका पूरा शरीर बिल्कुल जला हुआ था। अब दिन के समय वो मुझे जितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, उस वक्त वह उतनी ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी।
उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मैं मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही बड़े खतरे के बीच में रह रहा हूँ। उसको देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि यह कोई इंसान तो नहीं है, बल्कि यह कोई चुड़ैल या दायन है जो मुझे अपने झांसे में फंसा कर यहाँ पर अपने साथ रख रही है, और ये अब मुझे कभी भी जान से मार सकती है। मेरे साथ ये सब कुछ ही सेकंड्स में हुआ था, और जैसे ही मैंने वह दरवाज़ा खोला तो उसने भी मेरी तरफ देखा, और अब वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से गुर्रा रही थी और मुझे अचानक से कहने लगती है कि प्रकाश, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तूने इस तरह यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि तुझे इस गलती की मैं कितनी बड़ी सज़ा देने वाली हूँ। और मुझसे इतना कहकर वह अजीब तरीके से हंसने लगती है। उसकी हंसी को देखकर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंस रही है या फिर चिल्ला रही है। उसके मुंह से वो सब बातें सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह चुड़ैल आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वो धीरे धीरे अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ा रही थी। अभी उसको देखकर मैं वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ से नहीं भाग पा रहा था क्योंकि मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। अब वो मेरे पास आती हैं और मेरा गला पकड़ लेती हैं और मुझे खींचकर उस बाथरूम के अंदर ले जाती हैं। उसके गला पकड़ने के बाद मेरी सांस उखड़ने लगती हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब थोड़ी ही देर में मुझे वो मार डालेगी। जब उसने मेरा गला पकड़ रखा था तो उसका वह डरावना चेहरा मेरे इतने ज़्यादा करीब था कि उस वक्त डर के मारे मेरे दिल की धड़कन दोगुनी रफ्तार से चल रही थी और उसके मुंह से एक अजीब सी बहुत ही भयंकर बदबू आ रही थी। अभी उसने मेरा गला पकड़ ही रखा था कि तभी मुझे उस मकान के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब मैंने गौर से उस आवाज़ को सुना तो वह आवाज़ मेरे दोस्तों की ही थी, और उन दोस्तों की आवाज़ के साथ ही मुझे मेरी बहन की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये आवाज़ मेरी बड़ी वाली दीदी की थी जो कि गाज़ियाबाद में ही रहती हैं। उनका ससुराल गाज़ियाबाद में ही है। वो मेरा नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से मुझे पुकार रही थी। तभी मैं भी चिल्लाकर उनको बताना चाहता था कि मैं इस मकान के अंदर हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रहा था क्योंकि उस औरत ने मेरा गला बुरी तरीके से जकड़ रखा था। तभी मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और उस वक्त मेरे शरीर में मुझे थोड़ी ऊर्जा महसूस होती है। इसके बाद मैंने मेरे मन में सोचा कि आज मेरे पास मेरी जान बचाने का सिर्फ यही मौका है। अगर मैंने किसी भी तरह इस मौके को गंवा दिया तो आज मेरी जान बचना नामुमकिन है और ये चुड़ैल मुझे मारकर हमेशा हमेशा के लिए ही इस घर में कैद कर लेगी। तभी मैंने मेरे एक हाथ से उस बाथरूम के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। वह बाथरूम का दरवाज़ा लोहे का था और उसको पीटने की वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद इस दरवाजे की आवाज़ को सुनकर वह लोग इस घर के अंदर आ जाए। जब मैं उस दरवाजे को पीट रहा था तो उस चुड़ैल को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रहा हूँ। तभी कुछ ही देर बाद जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे उस घर के अंदर किसी टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी के दिखाई देते ही मैं एक बार फिर से उस दरवाजे को पीटने लगता हूँ। मुझे लगता है कि शायद अब वो लोग इस घर के अंदर आ चुके हैं, और थोड़ी ही देर बाद होता भी कुछ वैसा ही है। मेरा एक दोस्त अचानक से उस बाथरूम के सामने से गुजरता है। उसको देखते ही मैं फिर से उस बाथरूम के दरवाजे पर मेरे हाथ को मारता हूँ, और जैसे ही मैं मेरे हाथ को उस दरवाजे पर मारता हूँ तो उसकी वह आवाज़ सुनकर मेरा दोस्त पलट कर मेरी तरफ देखता है और उसने अपने हाथ में जो टॉर्च पकड़ रखी थी उसकी रोशनी मेरे और उस चुड़ैल के ऊपर गिरती है। लेकिन मुझे उस स्थिति में देखकर वो भी डर के मारे वहीं पर सहम जाता है और उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर बाकी के जो लोग थे वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। जब उन लोगों ने मुझे उस स्थिति में देखा तो उन सब के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर आते ही उस चुड़ैल ने मेरा गला तो छोड़ दिया और अब वह उन लोगों पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। लेकिन मेरे उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त था जिसका नाम बलराम था, और वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके गले में हनुमान जी का लॉकेट भी था। तभी पता नहीं उसके अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आती है और वह उस चुड़ैल के ऊपर ज़ोर से एक डंडे की मारता है, और उसके डंडे से मारते ही वह चुड़ैल और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर टूट पड़ती है। तभी वह हम लोगों से कहता है,
कि इसे तो मैं संभालता हूँ, तुम लोग यहाँ से निकलो। तभी मेरी बहन मुझे लेकर उस घर से बाहर निकलती है और मेरे जो बचे हुए दोस्त थे वो मेरे उस दोस्त को बचाने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। फिर उसके कुछ ही देर बाद वो सभी लोग उस घर से बाहर आते हैं और मेरा वह दोस्त भी घर से बाहर आ जाता है जिसने पहली बार उस चुड़ैल के ऊपर हमला किया था। तब मेरी दीदी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैंने मेरे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा है उस लॉकेट को छूते ही वह चुड़ैल वहीं पर गायब हो गई और उसके बाद हम लोग वहां से भागकर बाहर आ गए। उसके बाद मेरी दीदी ने कहा कि अभी हम सभी लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। फिर हम सभी लोग मेरी दीदी के घर पर जाते हैं। दीदी के घर जाने के बाद वह मुझसे पूछती है कि तू इस हालत में वहाँ पर क्या कर रहा था। तो मैं उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताता। फिर उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग वहाँ तक इतनी रात को कैसे पहुँचे। तो मेरी दीदी मुझसे कहती हैं कि मैं तुझसे मिलने तेरे कमरे पर गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे पता चला कि तू पिछले 15-20 दिन पहले ही कमरे को खाली करके वहाँ से चला गया है। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि तू तो हम सभी लोगों को फ़ोन पर यही कह रहा था कि तू इसी कमरे में रह रहा है। उसके बाद मैंने तेरे फ़ोन पर फ़ोन किया पर तेरा फ़ोन लग नहीं रहा था और मुझे तेरी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। जिसके बाद मैंने एक एक करके तेरे सभी दोस्तों को कॉल किया और उनसे पूछा कि तू उनके पास आया है क्या, लेकिन सभी लोगों ने मुझे मना कर दिया और इन सभी ने मुझसे पूछा कि क्या बात है। तब मैंने इनको सारी बात बताई। इसके बाद ये लोग भी तेरे कमरे पर वहीं पर आ गए। तभी तेरे एक दोस्त से हमें पता चला कि तू किसी लड़की के साथ हाउसिंग बोर्ड में लिव इन में रह रहा है और जब से तू उस लड़की के साथ लिव इन पर रहने लगा है तब से तू कॉलेज भी नहीं जा रहा था, ऐसा तेरे दोस्त ने हमें बताया। इसके बाद मुझे तेरी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और हम सभी लोग तेरे उस दोस्त के बताए हुए पते पर हाउसिंग बोर्ड में पहुंचते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में हमें वह मकान सही से दिखाई नहीं दे रहा था और वहां पर पहुंचने के बाद हम सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो रहा था कि कहीं हम लोग रास्ता भटक कर किसी दूसरी गली में तो नहीं आ गए। तभी उस मकान से तेरे दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है और उस तरह हम लोग उस मकान के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन तभी मेरा वह दोस्त जिसने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा था और जिसने मुझे उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाया था, वो हम सभी लोगों से कहता है कि उस चुड़ैल की वह आत्मा प्रकाश का दोबारा कभी भी पीछा कर सकती है। इसीलिए हमें इसे इसी वक्त हनुमान जी के मंदिर में लेकर चलना चाहिए और इसके लिए रक्षा धागा लेना चाहिए। उस वक्त जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त तक सुबह के 4 बज चुके थे। इसके बाद वह सभी लोग मुझे हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाते हैं और पंडित जी को सारी बात बताते हैं। इसके बाद पंडित जी ने हम लोगों को जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई और हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए कि आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में भी ऐसी चीज़ें अपना अस्तित्व रखती हैं। हमें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल पंडित जी ने हमें बताया कि उस चुड़ैल का असल में नाम शिवानी ही था। आज से कुछ साल पहले वह किसी दूसरे शहर की कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रही थी और वहाँ पर उसे एक प्रकाश नाम का लड़का पसंद करने लगा था और धीरे धीरे वह भी उसे पसंद करने लगी थी। अब वह दोनों उसके बाद अकेले साथ में रहने लगे थे, लेकिन वह लड़का उस लड़की के साथ धोखा कर देता है और एक दिन मौका देखकर उसे जान से मार देता है और उसकी लाश को जला देता है। तभी से उसकी आत्मा प्रकाश नाम के लड़के का पीछा कर रही है और जिस भी कॉलेज में प्रकाश नाम का लड़का पढ़ता है वह उस कॉलेज में रूप बदल कर जाती है और धीरे धीरे उसे अपने चंगुल में फंसाती है और फिर उस कॉलेज के अगल बगल में किसी खाली और सुनसान पड़े मकान को देखकर उसे अपना बसेरा बना लेती है और उस लड़के के साथ वहाँ पर रहती हैं और मौका देखकर उस लड़के को उसी तरह से मौत के घाट उतारती हैं जिस तरीके से उस प्रकाश नाम के लड़के ने उसे मारा था। प्रकाश नाम के लड़कों को मारकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी मौत का बदला ले लिया। तब मैं उन पंडित जी से पूछता हूँ तो फिर उसने मुझे इतने दिनों तक जिंदा क्यों छोड़ रखा था। तब पंडित जी मुझसे कहते हैं कि उसे अमावस्या का इंतज़ार था और आज से ठीक 7 दिन बाद अमावस्या है। वो तो तुमने सही समय पर उठकर उसका वह असली रूप देख लिया और तुम्हारी बहन ने सही समय पर जाकर तुम्हारी जान बचा ली। अगर तुम 7 दिन और उसके साथ रह लेते तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं था।
उसके बाद पंडित जी मुझे एक रक्षा धागा देते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों तक तुम अपने घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। दोस्तों, आप लोगों को मेरे जीवन में घटी इस डरावनी घटना को सुनकर क्या सीख मिली, ये आप मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।